नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस तैयारी चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग 3 और 4 जून की करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। जो खास करंट अफेयर्स हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स 3 एंड 4 जून। ठीक है, तो इसमें जो पहली खबर है कि देश की पहली सोलर सिटी बनी है सांची में। और ये जो सोलर सिटी है, ये पहली सोलर सिटी है इंडिया की, जो भोपाल के निकट रायसेन जिला है, वहाँ सांची है। सांची का स्तूप है, हम जानते हैं सांची का स्तूप जो है बहुत प्रसिद्ध है बुद्धिज्म में। और इस सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था, और उसके बाद जो है सातवाहनों ने और पुष्यमित्र सूंग ने इस सांची के स्तूप का जो बाहरी बाउंड्री थी उसका निर्माण करवाया था। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये, और बौद्ध स्तूपों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर पहली सोलर सिटी जो है घोषित किया गया है, जा सकता नहीं है बल्कि कर दिया गया है। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि सोलर सिटी जो बनी है, ये शहरों की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे और सोलर पार्क और पवन ऊर्जा संयंत्र भी स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 5 मेगावाट और 2 मेगावाट की क्षमता के 2 सोलर पावर स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। कौन कौन से? 5 मेगावाट का और 2 मेगावाट का। ठीक है, फिर इसका जो क्रियान्वयन होगा, जो ये परियोजना का क्रियान्वयन करने वाली नोडल एजेंसी जो है वो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम है। मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम जो है इसका कार्य करेगी। सांची में सालाना 330 लाख यूनिट बिजली की आवश्यकता है और सालाना 56 लाख यूनिट बिजली उत्पादन की व्यवस्था की जा रही है। यानी आसपास के स्टेट्स भी इसमें शामिल किए जाएंगे बिजली देने के लिए मध्य प्रदेश से। और सांची को लेकर सोलर सिटी बनाने की जो परियोजना है वो सोशल कॉर्पोरेट जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड एक जनरेट किया जाएगा, ऊर्जा कंपनियां जितनी भी हैं उसके द्वारा किया है ना। कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है इसके बारे में बता देते हैं। एक्चुअल में जैसे कोई कंपनी है तो उस कंपनी का सामाजिक और पर्यावरणीय दायित्व क्या है, मतलब समाज के लिए और पर्यावरण के लिए कोई हानि ना पहुंचाना या उसको आगे बढ़ाना, पर्यावरण और सामाजिक स्थिति को और सुदृढ़ बनाना, ये कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी जो है इसका उद्देश्य होता है। ठीक है, और नेक्स्ट आते हैं, उड़ीसा की एक नई ईल प्रजाति की खोज हुई है। नई ईल प्रजाति, अब ये जो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसके वैज्ञानिकों ने उड़ीसा के गंजाम जिले में पलूर नहर से ईल की एक नई प्रजाति की खोज की है। याद रखिएगा, पलूर नहर पूछा भी जा सकता है एग्जाम में कि किस राज्य में स्थित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं इसमें कि जो प्राचीन उड़ीसा है के नाम पर इस जाति का नाम पिसोडोनिफस या पिसोडोनोफिस है ना, कलिंग रखा जाएगा। पिसोडोनोफिस कलिंग रखा जाएगा। लंबाई इसकी है 560 मिलीमीटर, इस ईल की लंबाई, और 7 मीटर तक यहाँ तक होती है। और यह जो है ऑफिस डिथे परिवार से आती है और ऑर्डर इसका एंगुलीफॉर्मेस है। ठीक है, ये जो नई प्रजाति है इसका शरीर जो है गहरे जैतून, भूरा और हल्के सफ़ेद रंग का है। दोनों रंग पार्श्व की ओर मिलते हैं। ठीक है, पार्श्व का पीछे की ओर। ठीक है, शोधकर्ताओं ने गहन जांच की है और पाया है कि यह प्रजाति कई पहलुओं में पिसोडोनोफिस बोरो से अलग है। ठीक है, और बहरामपुर विश्वविद्यालय और रेवेन्सा विश्वविद्यालय कटक में है वो, इन के वैज्ञानिकों के सहयोग से ZSI यानी जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है ना के एस्टूरिन बायोलॉजी क्षेत्रीय केंद्र इस प्रजाति की खोज की है। ठीक है, और नई प्रजाति जो है पिसोडोनोफिस कलिंगा इसका नाम रखा गया है, और इसकी विशेषताओं जो है अमेरिकन अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका मरीन बायोडाइवर्सिटी में प्रकाशित किया गया था इसके बारे में। ठीक है, तो ये नेक्स्ट न्यूज़ हो गई हमारी। अब आते हैं एक और ख़ास न्यूज़ पर
कि शिक्षा मंत्री ने यूजीसी संवत विश्वविद्यालय संस्थान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ठीक है ना, रेगुलेशन 2023 जारी किया है। यानी जो पुराना रेगुलेशन था उसकी जगह पे नया रेगुलेशन, पहला नया कानून आया है। तो 2 जून को जो है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संवत विश्वविद्यालय संस्थान विनियमन 2023 जारी किया है। इसका उद्देश्य क्या है? तो विनियमन का एक उद्देश्यपूर्ण और पारदर्शिता तरीके से गुणवत्ता केंद्रित डीम्ड विश्वविद्यालयों के निर्माण की सुविधा प्रदान करना है। उद्देश्यपूर्ण क्या है? पारदर्शी, यानी एक तरह से पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट एंड इसको कह सकते हैं कि एंड क्वालिटी प्रूफ, है ना। ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को निर्माण की सुविधा प्रदान करना है, ठीक है। यह विनियम विश्वविद्यालय में गुणवत्ता यानी क्वालिटी, उत्कृष्टता, है ना, पर ध्यान केंद्रित करने और अनुसंधानों इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हमारे उस शिक्षा पद्धति बदलने की दीर्घकालिक प्रभाव डालने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। इसकी उत्कृष्टता मतलब कितना ये ऊपर है, इसकी रैंकिंग कितनी ऊपर है, और दूसरा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, और इसके अकाउंटेबिलिटी और इसकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो बेसिकली क्या है, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की ये तय की जाएगी, ठीक है। जो नई सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन रही है तो उसको यूजीसी से हम जानते हैं एफिलिएट कराना जरूरी होता है ना। तो 1956 का यूजीसी केंद्रीय अधिनियम केंद्र सरकार धारा 2F के तहत विश्वविद्यालय के अलावा किसी अन्य संस्थान को विश्वविद्यालय के रूप में नामित करने का अधिकार देता है। यानी ये जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इसके द्वारा किसी भी विद्यालय जो है विश्वविद्यालय है उसकी मान्यता प्रदान की जाती है, ठीक है ना, इससे। और यूजीसी की स्थापना कब हुई थी? यूजीसी की स्थापना हुई थी 1953 में, याद रखिएगा। यूजीसी विनियम स्थिति की घोषणा सामान्य और नवोन्मेषी या नोवो ऑफ कैंपस केंद्रों की स्थापना, दर्जा प्राप्त के लिए न्यूनतम पात्रता, मिनिमम क्वालिफिकेशन, अभिशासन, है ना, और अधिक से अधिक संबंधित पहलुओं को नियंत्रित करते हैं ये, ठीक है ना। कैंपस में कैसी स्टडी हो रही है, क्या क्या इक्विपमेंट्स हैं, किस तरीके की बिल्डिंग है, किस तरीके का वहाँ पे पर्यावरणीय संरक्षण किया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं कि नहीं लगाए गए हैं, यूनिवर्सिटी की जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स, लैब इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो ISI मार्क के हैं और सभी जो है अच्छी जगह से प्रोक्योर किए गए हैं। तो इन सभी चीज़ों की जो है एक्रीडिटेशन जो है वो यूजीसी करता है, ठीक है ना। और इसका रेगुलेटर है एक तरह से। नए डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है तो उसका एफिलिएशन जो है यूजीसी से कराना होता है। तो ये जो है नया अधिनियम जो है पारित किया गया है 2023, ठीक है। तो गोवर्धन के लिए नेक्स्ट न्यूज है ये। गोवर्धन के लिए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल जो है, एक सिंगल विंडो सिस्टम इसको बोलते हैं, है ना, इंडिविजुअल रजिस्ट्रेशन पोर्टल, है ना, इसको स्टार्ट किया गया है। किसके लिए क्या गया है? बायोगैस को इम्प्रूव करने के लिए, गोवर्धन के लिए। तो अखिल भारतीय आधार पर यानी ऑल इंडिया लेवल पर बायोगैस और CBG के क्षेत्र में भागीदारी को आकलन करने के लिए एकल कोष के रूप में कार्य करेगा, ठीक है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि ये बायोगैस संयंत्र और CBG स्थापित करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करेगा, ठीक है ना। बायोगैस जो प्लांट लग रहा है उसके लिए भी ये कुछ ना कुछ अंशदान भी करेगा। तो कोई भी सरकारी होगा या सहकारी होगा या निजी संस्थान होगा जो बायोगैस, CBG और बायो CNG संयंत्र स्थापित करने का इरादा रखती है, उसको लॉन्च किए गए एकीकृत पंजीकरण पोर्टल में नामांकन करने के एक पंजीकरण संख्या प्राप्त कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए कोई एक गोबर गैस प्लांट है या बायोगैस प्लांट है, बेसिकली बायोगैस है, जैसे बायोगैस प्लांट है तो उसको उसका जो रजिस्ट्रेशन है वो रजिस्ट्रेशन जो है इस पोर्टल पर कराया जाएगा। एक पोर्टल जो ये बनाया गया है उस पर कराया जाएगा और ये जिनको जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा वो उन्हें भारत सरकार के मंत्रालयों और विभागों से कई लाभ और सहायता प्राप्त करने में उनको सक्षम बनाएगा, ठीक है ना। कि अगर मान लीजिए रजिस्ट्रेशन के बाद में कोई भी फंड्स होने की ज़रूरत है, फंड कम है ना, उस चीज़ को लेकर के ये प्लांट में वो दिया जाएगा। जो क्वालिटीज़ चेक हैं या क्या क्या है उसके ISO मानक हैं उन सभी को जो है ये प्रदान किया जाएगा, ठीक है।
राज्यों को केंद्र सरकार से मौजूदा और भविष्य की सहायता प्राप्त करने के लिए प्राथमिक आधार पर सीबीजी बायोगैस संयंत्र संचालकों को पोर्टल पर पंजीकृत करने की सलाह दी गई है। तो ये तो हो ही गया कि पोर्टल पर आपको पंजीकृत करना ही है, तभी आपको जो है गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ना कुछ अंशदान राशि या फिर बेनिफिट्स जो भी होंगे वो अवेल करने में आप सक्षम होंगे। अन्यथा उनकी जो वो सारे जो सुविधाएं मिलने जा रही हैं, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो नहीं होंगी। और रजिस्ट्रेशन करना ऐसे एक तरह से ज़रूरी होता है। तो गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन, इसको कहते हैं गोवर्धन है। भारत सरकार की एक विस्तृत पहल है जो संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण पर आधारित है। इसका उद्देश्य सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देना है, ठीक है ना, और कचरे को धन में बदलना है। कचरा एक तरह से जो हमारा मैन्योर है उसको जो है, जो काउडंग्स है उनको जो उसको जो है एक तरह से उससे जो है ऊर्जा स्थापित करनी है, ऊर्जा बढ़ानी है और उससे धन को जो है सृजित करना है, ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट है टिकाऊ आर्थिक विकास। टिकाऊ आर्थिक विकास का मतलब है इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा देने के लिए, एक सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा देने, बायोगैस संपीड़ित बायोगैस या सीबीजी है ना, जैव संपीड़ित बायोगैस सीएनजी है ना, कंप्रेस्ड होता है संपीड़ित कंप्रेस्ड बायोगैस, और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस संयंत्रों की स्थापना के लिए मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र बनाने का इरादा रखती है, यानी इकोसिस्टमिक डेवलप किया जाएगा। और जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत ये आएगा और govardhan.co.in पर इसका जो है ब्यौरा देखा जा सकता है। और ये जो है जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग के नोडल विभाग के रूप में गोवर्धन ने इस पोर्टल को विकसित किया है। ये पोर्टल बना दिया है एक सरकार की तरफ से। गोवर्धन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मवेशियों के गोबर, कृषि अवशेषों और अन्य जैविक कचरे को बायोगैस, सीबीजी और जैव उर्वरक, जैव उर्वरक मतलब बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है ना, बायो फर्टिलाइजर इसमें जो है कन्वर्ट करना है, बायो फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ये टी है। और इस पहल में पशुओं के गोबर, कृषि अवशेष आदि जैसे जैविक कचरे को बायोगैस, सीबीजी बायोगैस में बदलने को बढ़ावा देने वाली योजनाओं, कार्यक्रमों और नीतियों का संपूर्ण विस्तार करना है। तो पहले जो क्या था कि हमको बायोगैस जो है, हम लोग काऊ डंग है या फिर कोई जो कह सकते हैं कि जो उनका जो अपशिष्ट पदार्थ है या जो गोबर है, तो इस सब चीज़ों को जो है, या फिर कोई कचरा है या कृषि से रिलेटेड है, तो वो जो है एक तरह से उससे बायोगैस, सीबीजी, कंप्रेस्ड बायोगैस या नेचुरल गैस सीएनजी का निर्माण किया जाएगा। और जैव उर्वरक का भी, यानी बायो फर्टिलाइजर्स का भी, ठीक है ना। बायो फर्टिलाइजर्स वो होते हैं जो उन सोर्सों से बनते हैं जो सोर्स जो हैं वो बायोलॉजिकल हैं। एक तरह से एक केमिकल फर्टिलाइजर होता है, तो जैसे यूरिया हो गया, डीएपी हो गया, डाई अमोनियम फॉस्फेट है ना, तो वो ना हो करके वो बायो फर्टिलाइजर, यानी ऐसा फर्टिलाइजर जिसमें काउडंग में का हो या फिर किसी जो है जैविक कचरे का हो, ठीक है, तो उससे ये जो है सीएनजी और सीबीजी बनाई जाएगी और बायोगैस प्लांट जो है वो लगाया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ पर। भारत से एसोएल्बेन जो हैं उन्होंने फिनाले बेहनेन टूर्नी 2023 साइकिलिंग में किरीन में कांस्य पदक जीता है, किरीन में, ठीक है। तो साइकिलिस्ट एसोएल्बेन है, ठीक है, भारतीय साइकिलिस्ट एसोएल्बेन का एसोसिएशन एसोएल्बेन नाम है, और जर्मनी के डुडेनहॉफेन में यूसीआई क्लास 1 इवेंट को फिनाले को बेहनेन टूर्ने 2023 प्रतियोगिता में एलीट मेंस कीरीन इवेंट में कांस्य पदक जीता है। इसने एसोएल्बेन ने। और ये विश्व कप विजेता जर्मनी के मार्क जूक और फ्रांस के सेबेस्टियन विगियर से पीछे रहे हैं, और 2022 में 22 साल के हैं ये। तो यूसीआई चैंपियनशिप लीग में भाग लेने वाले भारत के पहले साइकिल चालक थे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि भारत के पहले साइकिल चालक जो यूसीआई चैंपियन लीग में भाग लेने वाले कौन थे, ठीक है ना, ठीक है। तो कौन है? ये हैं आपके एसोएल्बेन, ठीक है।
2018 यूसीआई जूनियर ट्रैक साइकिलिंग वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं, ठीक है ना, तो ये याद रखना है। उसके बाद विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। इसके लिए हमको सबसे पहले ये जानना है कि विश्व साइकिल दिवस जो 3 जून को मनाया जाता है, इसकी थीम क्या रही। तो सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी, सतत भविष्य के लिए एक साथ सवारी, ये थीम है इसकी, ठीक है ना। तो ये थीम याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम में। 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है, जो यूएनओ की जो मेन बॉडी है महासभा, उसने जो है 3 जून को विश्व साइकिल दिवस घोषित किया था, ठीक है। इसके पीछे का मकसद लोगों को साइकिल चलाने से होने वाले स्वास्थ्य लाभों के बारे में बताना है, ठीक है। और साइकिल परिवहन का पर्यावरण की दृष्टि से स्थायी साधन है। देखिए साइकिल परिवहन में ना तो कोई पॉल्यूशन होता है, तो पॉल्यूशन तो कोई निकल ही नहीं सकता साइकिल से, तो ये एक तरह से जो है इको फ्रेंडली भी है। और इससे क्या होता है, जैसे लोगों का मोटापा बढ़ जाता है ना, तो साइकिलिंग या बीपी बढ़ता है ना, बीपी की शिकायत रहती है, तो साइकिलिंग करने से क्या होता है, इसमें जो है कमी आती है ना, रिडक्शन होता है, मतलब रोगों के उपचार में भी ये सहायता प्रदान करता है। और इसका नेतृत्व जो है तुर्कमेनिस्तान ने और अन्य देशों के समर्थन से किया था, ठीक है। किसने किया था? तुर्कमेनिस्तान ने, ठीक। अब आते हैं नेक्स्ट, ये नाटो जो है एक एसोसिएशन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें आर्कटिक सैन्य अभ्यास अभी आयोजित किया गया। तो आर्कटिक का किस तरफ है, हम लोग जानते हैं कि नीचे जो है, नीचे वाला पोल जो है अर्थ का, वो अंटार्कटिका बोला जाता है और ऊपर वाला आर्कटिक बोला जाता है, ठीक है। और इसमें क्या है कि जो सेंटर बनाए गए हैं, तो हमने बताया था कि दक्षिणी गंगा एक सेंटर था, तो उसको ख़त्म कर दिया गया था, है ना। उसके बाद जो है मैत्री बना, है ना। उसी तरह से जो है वहाँ आर्कटिक में भी जो है हिमाद्री जो है, ये एक इंडिया का सेंटर है आर्कटिक में, ठीक है। तो नाटो से देशों ने अपने सदस्य देश, फिनलैंड जो है, एक्चुअल में 2 देश हैं, एक फिनलैंड, दूसरा फिनलैंड के पास स्वीडन। तो स्वीडन और फिनलैंड जो है, ये भी चाह रहे थे कि हम भी नाटो के सदस्य बन जाएं, और नाटो के सदस्य बनने के लिए इन्होंने अप्लाई किया। उसको जो लेकर के तुर्की जो है, तुर्की ने जो है इसको अपोज किया था फिनलैंड का नाटो सदस्य बनने के लिए, लेकिन बाद में जो है तुर्की ने भी एक्सेप्ट किया है, और अब केवल जो है एक देश बचा है कि उसका नाम है स्वीडन। तो अभी जो है टोटल जो है ये 31 सदस्य हो गए, पहले 30 थे नाटो में सदस्य, अब कितने हो गए? 31, है ना। और उसके बाद जो है ये अब स्वीडन भी शामिल हो जाएगा, तो 32 हो जाएंगे। और नाटो बेसिकली क्या है कि रसिया के अगेंस्ट में, एक तरह से रसिया के प्रसार को रोकने के लिए, एक तरह से जो रसिया किसी ऊपर डोमिनेटिंग पावर की तरह यूज ना हो पाए यूरोप में, इसलिए यूरोपियन यूनियन ने एक जो है ये नाटो के सदस्य बनने का, नाटो का जो है ये स्टार्ट किया गया था नाटो, है ना। तो फिनलैंड ने जो है अप्रैल 2023 में पश्चिमी गठबंधन का 31वां सदस्य बनने के बाद आर्कटिक क्षेत्र में अपना पहले संयुक्त नाटो अभ्यास की मेजबानी की, और ये अभ्यास जो है 27 मई से 2 जून तक चला, ठीक है। अब नाटो जो है उत्तरी अटलांटिक संधि का 31वां सदस्य बना फिनलैंड, ठीक है। तो रूस की नाराजगी, हमने बताया था कि रूस की नाराजगी के बाद फिनलैंड मंगलवार को नाटो का 31वां सदस्य बन गया है। और हम जानते हैं कि जब रूस और यूक्रेन का वार हो रहा है, तो उसमें नाटो और अमेरिका अहम भूमिका निभा रहा है। अमेरिका जो है वो ब्रिटेन के साथ साथ अमेरिका, ये लोग उसको जो है यूक्रेन को जो है सैन्य उपकरणों को प्रदान कर रहे हैं, और साथ साथ जो है रशिया के सिक्के, और जो यूक्रेन का जो युद्ध हो रहा है उसमें जो है यूक्रेन की तरफ से ये यूक्रेन का उत्साहवर्धन करते हैं, ठीक है। तो एक तरह से रशिया के अगेंस्ट में, ठीक है। तो अच्छा, पोलर मूवमेंट्स तो हम लोग जानते ही हैं कि एक ज़माना था कि जब शीत युद्ध था, तो शीत युद्ध जब हुआ था 1945 के बाद से, तो उसमें जो था शीत युद्ध में जो है ये रशिया और अमेरिका, ये 2 धुरी थी। तो 2 धुरी जो थी, इनके साथ साथ अब 3 हो गई, तीसरा चाइना हो गया है। तो रशिया अमेरिका में जो भी अमेरिका इम्प्रूवमेंट करता वो रशिया भी करता, है ना। तो इनके बीच में इसको जो है शीत युद्ध के नाम से जाना जाता था।
वर्ल्ड रिलेशंस पर आएंगे तो आपको हम शीत युद्ध के बारे में बताएंगे, फ्रांस की क्रांति के बारे में, चीन की क्रांति के बारे में, साथ साथ रशिया का जो है किस तरह से यूएसएसआर का विघटन हुआ, ये सारी चीज़ें आपको जो है सब बताई जाएंगी। ठीक है। फिनलैंड का नाटो में शामिल होने के बाद रूस को से लगने वाली नाटो से देशों की सीमा पहले की तुलना में दुगनी हो गई है। अब यानी फिनलैंड की करीबन कितनी सीमा थी, 1300 किलोमीटर की लंबी सीमा, उसमें रूस सटा हुआ। ठीक है। और हम जानते हैं कि फिनलैंड, उसका स्वीडन, स्वीडन के ऊपर नॉर्वे, इस तरीके से बसा हुआ है बाल्टिक सागर के किनारे। ठीक है। तो ऐसे में यूक्रेन के साथ जाली तनाव के बीच में रूस की चिंता का कारण बन सकता है, बताया है मैंने। इससे पहले गुरुवार को तुर्की में तुर्की ही है, तुर्की के संसद में फिनलैंड के नाटो का सदस्य बनने की मंजूरी दे दी गई। पहले ये मना करता रहा, फिर लेकिन दे दी गई है। ठीक है। और नाटो के महासचिव कौन है, इसको याद रखिएगा। नाटो के महासचिव जो हैं वो जेंस स्टोल्टेनबर्ग हैं। ठीक है। और नाटो का मुख्यालय कहाँ है, ब्रुसेल्स में, याद रखिएगा। ठीक है। और स्वीडन और फिनलैंड ने 2022 में जो है ये अप्लाई किया था नाटो का सदस्य बनने के लिए। ठीक है। इसके बाद 2 देश है ना, ये दोनों देशों ने, उसमें जो है हंगरी और तुर्की, ये 2 देश थे, ये तैयार नहीं थे कि इनको जो है स्वीडन और फिनलैंड को नाटो का सदस्य बनाया जाए। अब ये क्यों तैयार नहीं थे, क्योंकि ये कुर्दिश आतंकी संगठन जो है, तुर्की का आरोप था कि कुर्दिश आतंकी संगठन ये फिनलैंड और स्वीडन का में अपना बेस बनाए हुए है। लेकिन इस बात को खारिज किया था वहाँ उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं या उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे यूएनओ में, उन्होंने, दोनों देशों ने तुर्की के आरोपों से इनकार किया था। ठीक है ना। लेकिन बाद में जो है तुर्की जो है उसने 30 मार्च को नाटो में शामिल होने के लिए फिनलैंड के आवेदन का पक्ष पर मतदान किया है, पक्ष में। ठीक है। इसके बाद प्रवेश प्रक्रिया में अंतिम बाधा दूर हो गई है और तुर्की फिनलैंड के प्रवेश की मंजूरी देने वाला अंतिम नाटो सदस्य है। ठीक है। फिर नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये संगठन जो है एक रक्षा संगठन है। ठीक है ना, बताया ही था। 1949 में इसका गठन किया गया था, जिस समय सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था, उसके बाद में 1949 में, है ना। संगठन में जो है अमेरिका, यूके, कांग्रेस, फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। और अगर कोई हमला करता है कोई देश नाटो, तो सभी सदस्य देश जो है उसका अगेंस्ट में, उसके विपक्ष में जो है अपना मत रखते हैं और विपक्ष में उससे लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं। तो सभी सदस्य देश एक दूसरे की मदद करेंगे और विरोधी देश को एक साथ हमला करेंगे। इसमें देखिए हमला शब्द का प्रयोग भी किया गया है। ठीक है ना। तो रूस के यूरोप को बचाने के लिए नाटो की शुरुआत की गई थी, है ना, रशिया को से बचाने। और अभी तक नाटो कुल 30 सदस्य थे, तो 31 हो गए। तो अब याद रखिएगा कि नाटो में टोटल कितने सदस्य हैं, अभी 31 हैं, और 32 भी होंगे। अभी रिसेंटली स्वीडन भी ज्वाइन करेगा, तो स्वीडन भी जब ज्वाइन कर लेगा तो 32 सदस्य जो हैं वो नाटो के हो जाएंगे। अब एक नया इरेडा जो है, IRDAI बोलते हैं, है ना, ये रेगुलेटरी है एक तरह से, किसकी है, इंश्योरेंस की, है ना, इंश्योरेंस रेगुलेटरी बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो ये जो है बीमा वाहक का मसौदा जारी किया इसने, बीमा वाहक। तो बीमा वाहक क्या करेगा, अब ये बीमा वाहक जो है इसने ये मसौदा तैयार किया है। ठीक है। और ये जो है बीमा वाहक, ये गांव-गांव तक जो है भूमि बीमा और बनेगा वितरण चैनल। तो सभी लोग जो है इसके अंदर आ जाएंगे, बीमा के अंदर। ठीक है। तो एडा ने कहा है कि बृहस्पतिवार को इस संबंध में बीमा वाहक के लिए एक मसौदा तैयार किया है ना, और दिशा निर्देश जिसको बोलते हैं, ठीक है, रूल्स एंड रेगुलेशंस या कहते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग के तहत, है ना, वितरण चैनल के लिए कारपोरेट बीमा वाहक, व्यक्तिगत बीमा वाहक का प्रस्ताव किया गया है। 2 तरह के बीमा वाहक बनेंगे, एक इंडिविजुअल, एक कारपोरेट। ठीक है। कारपोरेट बीमा वाहक जो है कानूनी व्यक्ति होंगे जो संबंधित कानूनों के लिए के अनुसार पंजीकृत होंगे और बीमा कंपनी की तरफ से नियुक्त किए जाएंगे। यानी अगर जो कोई कानूनी व्यक्ति है जो कॉरपोरेट मामले देखता है, जो ये बीमा से संबंधित, तो उसको जो है नियुक्त किया जाएगा और वो पंजीकृत होगा। ठीक है ना, उसका एक रजिस्ट्रेशन नंबर होना जरूरी है। व्यक्तिगत बीमा वाहक बीमा कंपनी या कॉरपोरेट बीमा वाहक, इस तरह की नियुक्ति को अभी कोई भी व्यक्ति हो सकता है। कॉरपोरेट और व्यक्तिगत दोनों बीमा वाहक प्रस्ताव के बारे में जानकारी दें। KYC जो है अपने ग्राहक को जाने, KYC नो योर कस्टमर। ठीक है ना, ये दस्तावेज और दावे को संबंधित सेवाओं के मामले में इसको जो है लिया जाएगा, कार्य के लिए अधिकृत होंगे।
और अब आते हैं इरेडाई पर कि इरेडा है क्या। तो इसका इरेडाई जो है एक तरह से ये रेगुलेटर है, देखिए इंश्योरेंस रेगुलेटर है, जरा सुनिएगा। आरबीआई बैंक का रेगुलेटर है, ठीक है। जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते हैं बैंक के लिए, उसके लिए आरबीआई है। सारे विश्व में हर देश का एक पूरी तरह से सरकारी बैंक है जैसे आरबीआई है। तो उन सब के लिए रेगुलेटर कौन है? उन सब के लिए है बेसल, ठीक है। स्विट्जरलैंड में है बेसल, एक संस्था है और बेसल शहर भी है, ठीक है। उसके बाद जो है उसी तरह इंडिया में जैसे बीमा के लिए इरेडा हो गया, टेलीफोन के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गई, ट्राई, है ना। उसके बाद सेबी जो है ना, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी जो है ये हो गया उसके लिए जो आपके शेयर बाजार के लिए है, ठीक है। तो इसी तरह से अलग अलग नियामक संस्थाएं हैं और ये नियामक संस्थाएं जो हैं भारत में अपने अपने क्षेत्र में नियम और कानूनों को निकालती हैं और उसको जो है उससे संबंधित जो है रजिस्टर्ड बॉडी को इनके नियम और कानून को मानना बाध्य होता है, मैंडेटरी होता है, ठीक है। प्रत्येक बीमा कंपनी व्यक्तिगत बीमा वाहक और कॉरपोरेट बीमा वाहक के माध्यम से केवाईसी और मनी लॉन्ड्रिंग निरोधक नियमों को अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी, मनी लॉन्ड्रिंग को भी उसमें एक्ट कर लिया गया है, जोड़ लिया गया है। मसौदे के अनुसार प्रत्येक बीमाकर्ता को संभावित पॉलिसी धारकों के लिए प्रीमियम भुगतान से लेकर वैकल्पिक तरीके उपलब्ध कराने होंगे। यानी जैसे कोई गरीब आदमी है उस तक भी जो है ये बीमा वाहक के नाम से जो है वो कोई भी बीमा ले सकता है, सरकारी बीमा, ठीक है। तो वो एक तरीके से क्या हुआ, थर्ड पार्टी जैसे प्रोडक्ट है। अब जैसे बैंक का काम है लेन देन का, ट्रांजैक्शंस का, जैसे डेली ट्रांजैक्शन होता है उसका, है ना, उसके साथ साथ लोन देती है। तो ये सब जो है, और उसमें बैलेंस जो है डिपॉजिट्स होते हैं। तो डिपॉजिट जो है वो एक तरह से लोन जो है वो हमारा जो है वो जैसे कोई व्यक्ति का लोन करती है और साथ साथ उसका डिपॉजिट्स भी रखती है, ठीक है। तो एसेट और लायबिलिटी होता है। तो लोन जो होता है उसका एसेट होता है बैंक का, और लायबिलिटी क्या होता है, डिपॉजिट। डिपॉजिट लायबिलिटी क्यों होता है? क्योंकि डिपॉजिट जो है वो दूसरे का होता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार हो जाता है, रखता है। तो और लोन उसका खुद का होता है जिस पर उसको ब्याज मिलता है, तो उस ब्याज से जो है वो उसका प्रॉफिट बढ़ता है। तो ये जो है ये एक एसेट है। तो ये एसेट लायबिलिटी जो है ये सारी चीज़ें जो है आपको इकोनॉमिक्स की क्लास में जो है पूरी तरह बताई जाएंगी, ठीक है। तो दोस्तों ये जो चैनल है जीएस तैयारी, इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है आने वाले समय में, ठीक है। तो आगे आते हैं, बीमा वाहक का उद्देश्य क्या है? ग्राम पंचायतों तक बीमा पहुंचाना, ठीक है। देखिए बीमा वाहक एक बनाया जाएगा और वो जो है ग्राम पंचायतों तक बीमा पहुंचाएगा और उसके बारे में जागरूकता को फैलाएगा, वितरण चैनल स्थापित करेगा, हैं। इस देश में हर जगह बीमा की पहुंच बेहतर होगी, ठीक है। गांव के लोग बीमा नहीं कराते तो वो भी कराने लगेंगे। विशेष रूप से महिलाओं को भी इसमें शामिल किया गया है, ठीक है, प्रोत्साहित किया जाएगा, जो बीमा उत्पादकों के वितरण सेवाओं के लिए बीमा वाहक के रूप में स्थानीय लोगों के विश्वास हासिल कर सकती हैं। तो वो जो बीमा वाहक होगा उसके नीचे हैं वो कई चैन्स के द्वारा, उसके नीचे जो है वो अपने नीचे कुछ बंदों को उस गांव में नॉमिनेट कर देगा या किसी महिला को, तो वो भी उसके लिए जो है एक तरह से कार्य करेगी, हैं, या करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर। तो है वैश्विक बेरोजगारी को लेकर के 5.3% वैश्विक बेरोजगारी, जो पूरी जो इंटरनेशनल जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो जो है एम्प्लॉयमेंट रेट घटा है और सुधार की प्रक्रिया में पिछड़े कम आय वाले देश जो हैं वो उनको होना है, सुधार करना है, नहीं तो उनकी इकोनॉमी जो है डूब जाएगी। ये ऐसा आईएलओ ने कहा है। अब आईएलओ क्या है पहले इसको समझ लेते हैं। एक यूएनओ जब स्थापित हुआ था तो उसमें आईएलओ जो है उससे पहले ही आईएलओ चलता था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। जो लेबर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मजदूरों के कानूनों को जो भी समीक्षा करता है उनका बनाना, वो सभी जो है इंटरनेशनल सिनेरियो में आईएलओ करता है और उसका जो है हर देश को पालन करना पड़ता है। 1919 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है, आईएलओ की, और इसको नोबेल प्राइज भी रिसेंटली मिल चुका है। तो वैश्विक बेरोजगारी के 2023 में पूर्व महामारी के स्तर पर 5.3% या 191 मिलियन तक गिरने की उम्मीद है। इतने लोग जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। कम आय वाले देश वसूली प्रक्रिया में बहुत पीछे रह सकते हैं, ठीक है। तो ये 11वां संस्करण जो है ये निकला है आईएलओ का
और बढ़ते ऋण स्तर सहित परस्पर संगठन विकासशील देशों को असमान रूप से प्रभावित कर रहे हैं। आय और निम्न आय वर्ग वाले को वैश्विक रोजगार विभाजन को खराब कर रहे हैं और मौजूदा असमानताओं को बढ़ा रहे हैं। तो असमानताएं बढ़ रही हैं एक डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग कंट्री और लेस डेवलपिंग कंट्री के बीच में, ठीक है। तो अफ्रीका या अरब क्षेत्र के बारे में इन्होंने बताया है कि कम आय वाले हैं, ठीक है। बेरोजगारी है तो महामारी भी है, ठीक है। संभावना जो है ये एक तरह से बताया अफ्रीका और क्षेत्र में कम आय वाले देशों में इस साल बेरोजगारी के पहले महामारी के स्तर तक पहुंचने की संभावना नहीं है इस साल के अंदर, उसके बाद हो सकती है, ठीक है ना। तो अफ्रीका में क्या है, 2023 में बेरोजगारी दर कितनी रही और 2019 में कितनी रही बता रहे हैं। तो 2023 में रही 10.9%, ठीक है, और 2019 में कितनी रही 11.2% है, ठीक है। उप सहारा अफ्रीका के लिए 6.3% रही थी और 2019 में ये 5.7%। अरब देश हैं, जैसे अरब देश हैं जो ओपेक कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज का मतलब है ऑयल प्रोड्यूसिंग जो इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, जो कच्चा तेल जो है ये क्रूड ऑयल जो है वो उसको सप्लाई करते हैं। क्रूड ऑयल जानते हैं ना, क्रूड ऑयल जब रिफाइन किया जाता है तब उसमें डीजल, केरोसिन और पेट्रोल है ना, ये सारी चीज़ें, पैराफिन, वैक्स, अलग अलग चीज़ें निकलती हैं। फंक्शनल डिस्टिलेशन उसको कहा जाता है, आप लोगों ने 12th में उसको पढ़ा है। तो 9.3 केमिस्ट्री में है ना, 9.3% की तुलना में 19 में 8.7 होने की संभावना है। थोड़ा घटेगा, मतलब रोजगार दर घटेगा। उसी तरह से एक तरह से काफ़ी नीचे जिन क्षेत्रों में पूर्ण संकट के से काफ़ी नीचे अपनी दरों को कम करने में कामयाबी हासिल की है। 2019 में 8% की तुलना में 6.7% की बेरोजगारी दर के साथ लैटिन अमेरिका और कैरेबियन 6.3% बेरोजगारी दर किसकी है, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप की है। 2019 में 7% से थी और 9.2% की तुलना में 7.8% की बेरोजगारी दर के साथ मध्य और पश्चिमी एशिया है, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद में देखो इसमें दोनों बताए, उत्तरी, दक्षिणी और पश्चिमी यूरोप का है। उसके बाद मध्य और पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया का 7%, पश्चिमी एशिया का 9.2%, ठीक है। अब कम आय वाले देश हैं, आय कम होगी, आय के साधन कम होंगे तो निश्चित बात है बेरोजगारी दर भी ज़्यादा होगी, रोजगार का स्तर भी कम होगा। तो कम आय वाले देशों के लिए खतरनाक है कि नौकरियों में अंतर की सबसे बड़ी दर को सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। 21.5% जो है खतरनाक स्तर पर है कम आय वाले देशों में। भारत जो है ये मध्यम आय वाले देश आता है, ठीक है ना, उसमें दर 11% से थोड़ा ऊपर है। उच्च आय वाले देशों में इसमें सबसे कम दर है 8.2% है, ठीक है। विकासशील देशों में सार्वभौमिक बुनियादी वृद्धावस्था पेंशन शुरू करने के लिए 10 वर्षों के भीतर जीडीपी में 14.8% की वृद्धि होगी और अधिकतर गरीब जो हैं $2.15 प्रतिदिन से कम पर रहने वाले लोगों का हिस्सा, देखिए अत्यधिक गरीब किन्हें कहा जाता है ये यहाँ क्लियर किया गया है कि $2.15 पर डे से कम अगर आप कमा रहे हैं तो आप एक गरीबी बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के व्यक्ति हैं, ठीक है ना। तो ये इंटरनेशनल जो एक तरह से बेंचमार्क है कि इतना होना $2.15 पर डे के हिसाब से प्रत्येक व्यक्ति कमा रहे हैं, नहीं कमा पा रहा तो वो बेरोजगार, ठीक है। तो 6% अंकों में से कमी आई है, ठीक है। 15.5% का मौजूदा दर भारी कमी है, बहुत ज़्यादा कमी आ गई, ठीक है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के जो ILO है उसका संगठन है, ठीक है ना, और ये करता क्या है, सामाजिक और आर्थिक न्याय को आगे बढ़ाता है। किसके लिए, गरीब कल्याण करता है या मजदूरी के लिए। सामाजिक मतलब किसी व्यक्ति की आधारभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए या सामाजिक आवश्यकताओं की और आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ILO जो है ये नियामक संस्था है। एक तरह से ये उनके बचाव में रूल्स एंड रेगुलेशंस को निकालती है और मजदूरों के हितों का संरक्षण करती है, पोषण करती है, ठीक है। तो अक्टूबर 2019 में इसकी स्थापना हुई थी और संयुक्त राष्ट्र की पहली और सबसे पुरानी एजेंसियों में है। और इसके मेंबर कितने हैं ILO के, तो ये ILO का जो
मुख्यालय है वो भी पूछा जाता है। ILO का मुख्यालय कहाँ है? ये जेनेवा में है, ठीक है ना। ILO जो है ये, इसका मुख्यालय जेनेवा, 187 देश हैं, ठीक है। तो अभी मैंने शायद ब्रुसेल्स से दर्ज बताया था, किसी तरह से हो सकता है कि मैं किसी और संगठन के बारे में सोच रहा हूँ। तो ILO 187 देश हैं इसमें, और संयुक्त राष्ट्र के 193 देश हैं। 193 देशों में 186 देश जो हैं, और कुक आइलैंड एक है, उसको मिला करके इसके 187 देश बनते हैं। ये जो है इसके मेंबर हैं, और जिनेवा जो है स्विट्जरलैंड में है, ये इसका मुख्यालय है ILO का, ठीक है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में जो है FDI इक्विटी प्रवाह जो है वो 22% से घटकर 46 बिलियन डॉलर हो गया है। अब FDI भी घट गया है इंडिया का। FDI का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी जो होता है कि फ्री ट्रेड को भी बढ़ावा मिलता है उससे, या फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है विदेशों में जो है किस तरीके से जो है इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी कंपनियां करती हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र की हो, प्राइमरी सेक्टर की हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, या सेकेंडरी सेक्टर उसको बोलते हैं, चाहे वो सेवा क्षेत्र की हो, उसको हम लोग बोलते हैं टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना। तो FDI प्रवाह, ठीक है, 16% गिरकर कितना हो गया है? 70.97 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। मार्च 2023 की तिमाही में दौरान विश्व प्रवाह 40.55% से घटकर 9.28 बिलियन डॉलर रह गया है, ठीक है। उद्योग और आर्थिक व्यापार संवर्धन विभाग हैं के आंकड़ों के अनुसार भारत में FDI की गिरावट कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑटोमोबाइल उद्योग में कम प्रवाह का कारण आई है, ठीक है ना। सॉफ्टवेयर उद्योग जो है कंप्यूटर उद्योग बहुत ही बड़ा उद्योग है भारत के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर 2022 में एक्चुअली में ILO का नहीं, मैंने आपको क्या बताया था कि ब्रुसेल्स जो है नाटो का बताया था, सॉरी, तो अचानक मेरे से गलत निकल गया कि मैंने आपको ILO बताया। ILO का तो जेनेवा ही है, ब्रुसेल्स जो है नाटो का जो है मुख्यालय है, ठीक है ना। तो वो सही बताया था, ठीक है। उसको लेकर हम ऐसे ही कंफ्यूज हो गए, शायद हमने ILO को बता दिया हो, ठीक है। खैर, तो FDI प्रवाह जो है 58.77 डॉलर जो है बिलियन डॉलर जो है ये दर्ज किया गया है। और फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान FDI में 17.2 बिलियन डॉलर के साथ सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। याद रखिएगा, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश कौन सा है? सिंगापुर है साझेदार, ठीक है ना। तो ऐसे तो कह सकते हैं अमेरिका है, ठीक है, तो बदलता रहता है। तो अगर पूछा जाए FDI में कौन है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किसमें, तो ये सिंगापुर हो गया है, ठीक है। सिंगापुर के बाद नंबर 2 पे कौन आ गया FDI में? मॉरिशस। हमेशा मॉरिशस फर्स्ट नंबर पे रहता था, 6.13 अरब डॉलर, ठीक है ना। नंबर 3 पे आ गया अमेरिका, और चौथे पे है UAE जो कि पहले स्थान पे रहता था, ठीक है। बदलते रहते हैं, तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, पूछा जाएगा एग्जाम में पक्का कि भारत का FDI का सबसे बड़ा स्रोत कौन है, ठीक है ना। तो वो कौन है, कौन से देश से जो है सबसे ज़्यादा आयात निर्यात हो रहा है, वह सिंगापुर, ठीक है ना। फाइनेंशियल ईयर 2023 के दौरान जिस क्षेत्र ने सबसे अधिक 9.4 बिलियन डॉलर का प्रवाह आकर्षित किया है वह कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर है। तो अब अगर पूछा जाए फाइनेंशियल ईयर 2023 में सबसे ज़्यादा FDI कहाँ से आई है, मतलब जो आयात निर्यात हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहाँ से में किस क्षेत्र का या किसका जो है महत्वपूर्ण स्थान है, तो उसमें एक ऑप्शन आएगा कंप्यूटर एंड सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, तो उसको टिक लगाइएगा, ये क्वेश्चन बन सकता है। फिर उसके बाद में जो FDI प्रवाह में गिरावट आई है 2012 में 4.5 बिलियन डॉलर था, तो उससे कम हुआ है, ठीक है। और इस समय जो है सबसे ज़्यादा FDI, देखिए सबसे ज़्यादा FDI जो थी 2022 में, जो पहला राज्य था जिसकी FDI सबसे ज़्यादा थी वो था कर्नाटक 2022 में। अब कौन हो गया है? महाराष्ट्र। तो FDI में महाराष्ट्र का जो 2023 में उसका हिस्सा कितना है? 14.8 बिलियन डॉलर, ठीक है ना। उच्चतम FDI प्रवाह प्राप्त करता है। कर्नाटक नंबर 2 पे आ गया है 10.42 बिलियन डॉलर, और पहले जो है 22 बिलियन डॉलर था, ठीक है, तो पहले नंबर 1 पर था। फिर गुजरात तीसरे नंबर पे है, राजस्थान चौथे नंबर पे है जिसका FDI बढ़ा है, ठीक है।
तो सबसे ज़्यादा एफडीआई जो है, उच्चतम एफडीआई किसका है? महाराष्ट्र का। उत्तर प्रदेश का स्थान कितना है? 11वां 2022 के हिसाब से। और 40 कंपनियां कर रही हैं यहाँ पे करोड़ का निवेश। ठीक, वो तो ठीक है, 20,500 है, 559 है ना, 59 करोड़ है ना, 559 करोड़ का निवेश कर रही है। तो यूपी का स्थान भी 11वां याद रखना है। तो गृह मंत्रालय ने 3 मई को मणिपुर के बड़े पैमाने पर भड़की हिंसा की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक पीठ का गठन। देखिए, गृह मंत्रालय ने गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लामा, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अजय लामा सेवानिवृत्त हैं, आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो अगर पूछा जाए अजय लामा आयोग का संबंध किससे है, या फिर मणिपुर हिंसा को खत्म करने के लिए जो अभी इसमें सर्वदलीय बैठक भी बुलाई जा रही है, उस खत्म करने के लिए जो है अभी जो पूरी स्टडी करी जाएगी कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों, इतनी हिंसा क्यों हो रही है, तो उसके लिए जो है एक आयोग नियुक्त किया गया है, जिसके अध्यक्ष कौन है? अजय लामा हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद IAS हैं हिमांशु शेखर, इनको इसका मेंबर बनाया गया है। और IPS हैं आलोक प्रभाकर। ये तीनों लोग जो है रिटायर्ड लोग हैं, इनको जो है ये 3 लोग का पैनल बनाया गया है। और जिसमें पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो गुवाहाटी के हैं, असम के, वो जो हैं आयोग के अध्यक्ष हैं इसके। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आयोग को अपनी पहली बैठक तारीख जो है कम से कम 6 महीने के भीतर, अब इनको जो रिपोर्ट सौंपनी है केंद्र सरकार को, 6 महीने के भीतर ये डाटा पूरा एकत्रित करके उसके बारे में जो है पूरी तरह से जान करके किस तरीके से क्या इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, किस तरीके से ये हिंसा रुकनी चाहिए, क्या क्या प्रावधान करे जाने चाहिए, ये सारी समीक्षा जो है ये जो है 3 लोगों का पैनल जो है ये करेगा। ठीक है, और इनको कहा गया है कि आप जो है कम से कम विदिन 6 मंथ में ये अपनी रिपोर्ट सौंपें। ठीक है, तो 3 मई को आयोग और उसके बाद विभिन्न समुदायों को लक्षित हिंसा और दंगों के कारण और प्रसार सहित कई घटनाओं का जांच करेगा। दंगा क्यों हुआ, हिंसा क्यों हुई और इससे घटनाएं इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं। आयोग यह भी जांच करेगा कि राज्य के अधिकारियों की ओर से कर्तव्य में कोई चूक या लापरवाही तो नहीं हुई है। ठीक है, 2 जून को फायंग गांव में हुई गोलाबारी में घायल हुए एक व्यक्ति की रविवार को मौत हो जाने के बाद से हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर 99 हो गई है। तो देखिए, हिंसा इतनी बढ़ गई कि 99 लोग जो है उनकी डेथ हो चुकी है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पर। तो सुलोचना अभिनेत्री का निधन हो गया है। तो अभिनेत्री सुलोचना जो थी ये माँ का रोल अदा करती थी। इन्होंने बहुत सी फिल्में किया, 250 से अधिक हिंदी फिल्में और 50 मराठी फिल्मों में अभिनय करने वाली। अच्छा, इनकी उम्र भी तो 94 वर्ष हो गई थी, जो 94 ईयर्स की थी, और ये जो है अब नहीं रही हैं। शम्मी कपूर में की पिक्चर है दिल दे के देखो, दिलीप कुमार की जो फिल्म है आदम, और देवानंद की फिल्म है जॉनी मेरा नाम, इन सभी में माँ की भूमिका निभाई है। उम्र से बढ़ती स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सांस लेने में कठिनाई होती थी, जिसके कारण शाम 6 बजे जो है उनका देहांत हो गया है। ठीक है, परिवार के एक बयान के अनुसार अंतिम दर्शन शहर के उनके प्रवाह देवी आवास पर होंगे। ठीक है, उनका अंतिम संस्कार सोमवार को शाम 5:30 बजे शिवाजी पार्क शमशान घाट में किया जाएगा। अभिनय में क्रेडिट है जैसे कोरा कागज है, मुकद्दर का सिकंदर है, विनोद खन्ना की माँ बनती हैं, या और भी हिम्मत वाला में जितेंद्र की माँ बनती हैं, अंदर बाहर नंबर ऑफ मूवीज हैं जिसमें इन्होंने माँ की किरदार किया है। ठीक है, जैसी जैकी श्रॉफ की माँ का। ठीक है, अगर आप डालेंगे नाम इनका सुलोचना का तो आप समझ जाएंगे कौन है। ठीक है ना। तो सुलोचना जो है इनकी मराठी उपाधियों में ससुरालवास और वाहिनिच्य बंगद मीत भागकर और शक्ति जौ शामिल हैं। 99 में ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 1999 में इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट न्यूज जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था, इसके बारे में बताना है आपको कि ऑपरेशन ब्लू स्टार की 39वीं बरसी मनाई जा रही है 6 जून को। 6 जून को ऑपरेशन ब्लू 39वीं बरसी पंजाब की अमृतसर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वैसे समझ लीजिए कि जो 1984 में जो घटना हुई थी अमृतसर गुरुद्वारे की, वो उसकी जो है ये बरसी है, 39वीं है ना। और इसमें पुलिस महानिदेशक अर्पित शुक्ला हैं, जो रविवार को अमृतसर में सुरक्षा व्यवस्था तेज बड़ी कर दी गई है।
ऑपरेशन ब्लू स्टार सेना का ऑपरेशन था, जिसे 1984 के स्वर्ण मंदिर के उग्रवादियों के बाहर निकालने के लिए चलाया गया था। कुछ टिप्स मैं आपको देता हूँ। जब भी कोई शब्द या कोई चीज आए जिसका संबंध किसी न किसी चीज से है, तो वो रिवीजन में आ ही जाता है। अब जैसे स्वर्ण मंदिर है, तो मैं अगर पूछ सकता हूँ कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस सिख गुरु ने करवाया, या अमृतसर की स्थापना किस सिख गुरु ने करी, तो ये याद रखिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग एक छोटी किताब लेते हैं और उसी को पूरा रट्टा मारते हैं, तो उस तरीके से ना होकर के अगर आप लोग वन डे वाले एग्जाम को भी करते हैं, तो एक चलन चल पड़ा है। मुझे भी कोई दिक्कत नहीं उस चलन में, मैं भी वो कर सकता हूँ और करना ही चाहिए। MCQ का चलन और दूसरा वन लाइनर का चलन, ये ठीक है, अच्छी बात है, परंतु आप लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होइए और अखबार के राष्ट्रीय पेज पे पहले 2-3 पन्ने राज्य वाला संस्करण छोड़ दीजिए, और दूसरा एडिटोरियल वाला पन्ना है ना, उसको पढ़िए। अगर छपा हुआ अखबार वैसा नहीं आता है, तो आप ऑनलाइन में उसको जो है सब्सक्राइब करिए, देखिए उसमें, तो उसमें बहुत सी चीज़ें, नहीं भी करेंगे सब्सक्राइब तब भी 2-3 न्यूज़ चैनल देखिए, आपको बहुत सी जानकारियाँ उससे होंगी, और उसको जो है आप लिख करके अपने नोट्स बनाइए, फिर आप देखिए आपकी तैयारी में कितना डिफरेंस आता है। ठीक है, तो अमृतसर न्यूज़पेपर पढ़ना, अपने आसपास की चीज़ों से जागरूक रहना, देश में क्या हो रहा है, राज्य में क्या हो रहा है, कौन सी पॉलिसियाँ बन रही हैं, पॉलिसीज़ स्थापित हो रही हैं, क्या क्या लॉज स्थापित हो रहे हैं, राज्य में आपके क्या क्या परिवर्तन आ रहे हैं, कैसी और कौन सी खास घटना है, क्या उसके बारे में हो रहा है, उसका रूट कॉज क्या है ना, और क्या क्या उसके किया जा सकता है, कंक्लूजन क्या है ना, वो सारी चीज़ें जो है आप लिखिए एक जगह। कोई भी घटना लीजिए, जैसे मणिपुर हिंसा है, तो उस पर लिखिए 15, मैं ये नहीं कहूँगा, कम से कम 500 शब्द लिखिए, पढ़ लीजिए उसको 2-3 पेपर से, फिर 500 शब्द लिखिए, आपको इससे समझ में आएगा और आपको जो लगेगा कि हाँ आप जो है कर पा रहे हैं। और उसके बाद अपने ब्लॉग एक बना लीजिए और उस तरह से उसको लिखिए, उससे भी थोड़ा सा आप लोग का इम्प्रूवमेंट होगा, है ना, और लोग भी पढ़ेंगे, या और लोगों को लिख कर दिखाइए, आप उससे मिलान कीजिए, तो उससे जो है आपकी नॉलेज ऑटोमेटिक जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है ना, वो भी जो चीज़ पेपर में आप पढ़ते हैं, अभी अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसका ऑपरेशन ब्लू स्टार का संबंध किससे है, ठीक है, तो अब वो आपको जो है कुछ जीके किताब में कहो मिले ही ना। तो ये जो है अवेयरनेस है, आप लोग अवेयरनेस बढ़ाइए। मैं एक क्लास रिसेंटली मैं लूँगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन, वन डे एग्जामिनेशन, ये मुझे लेनी है, और दूसरी लेनी है हाउ टू प्रिपेयर फॉर UPSC। तो दैट इज़ अ डिफिकल्ट कंसर्न, डिफरेंट कंसर्न है, UPSC की तैयारी कैसे करें, UP PCS की तैयारी या अन्य जो PCS की तैयारी वो कैसे करें, और तीसरा जो है वन डे एग्ज़ाम के लिए एक जीके की किताब लीजिए, बढ़िया। मेरे हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे लगता है कि आपको यूनिक पब्लिकेशन की जीके की किताब लेनी चाहिए, वो सामान्य अध्ययन वाली, वो पढ़िए, और उसके साथ साथ जो है जो भी चीज़ लिखी है, जैसे मान लीजिए सरकारी आयोग है, वह 1983 में ये नियुक्त हुआ, और इसका सरकारी आयोग का संबंध केंद्र राज्य संबंध से है, तो मान आप डालिए गूगल पे सरकारी आयोग, वहाँ से जितनी जानकारी आपको मिले उसको 3-4-5 चीज़ें जो फैक्ट्स मिले सरकारी आयोग से रिलेटेड, उसको नोट कीजिए। इस तरीके से जो अपने नोट्स बनाइए, तो आप उन चीज़ों के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं, और जीके जो है आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। जीके का बेस यही है कि जो आज वर्तमान है वो कल इतिहास बनेगा, और फिर उसके बाद में इतिहास के पन्नों पे दर्ज होगा। तो वर्तमान वाली जितने भी न्यूज़ हैं उन सबको आप कवर अप करते चलिए, उसमें एडिटोरियल्स आते हैं, ओपिनियन होता है, और उसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर एक्सप्लेनेशन किसी चीज़ का दिया जाता है, साइंस के पेजेस होते हैं, तो उनको जो है आप लोग पढ़ें। मेरा निवेदन है आपसे कि आप अखबार जो है, अखबार के गिनती के 5 न्यूज़ देख लीजिए, कि हमको अखबार से 5 न्यूज़ छांटनी है जो इम्पोर्टेंट हैं। आप स्वयं अपनी तैयारी करने लगेंगे, और मैं आपको वादा करता हूँ, आप ये चैनल सब्सक्राइब कर लिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप चैनल सब्सक्राइब करिए, GS की तैयारी के लिए और भी तैयारी के लिए, मैथ, रीजनिंग, हिंदी के लिए हमारे पास अवेलेबिलिटी है। आप एक बार करिए, तो पेड कोर्स लीजिए, मेंबर बन जाइए,
केवल जो है आपका जो है 500 रुपये जो है मेंबर फीस है, आप उसको ज्वाइन करिए, फिर आप देखिए कि आपकी तैयारी में क्या फ़र्क मैं लाता हूँ। ठीक है ना। ऐसे तो ये है कि ये देखिए लिख लिया और लिखा हुआ है, तो जैसे आपको तो आप जैसे लिखा हुआ पढ़ रहे हैं तो उसका बेसिकली लिखने का ये होता है कि कोई पॉइंट छूटे ना जो इम्पोर्टेंट हो, है ना। तो मेरा कहना है आपसे कि जीएस तैयारी का पेड बैच तो नहीं ज्वाइन करना चाहते मत कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम मेंबरशिप जरूर ले लीजिए। हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो वो जो मेंबरशिप है उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो आगे आते हैं। अमृतसर की ये जो घटना हुई थी 1984 में इंदिरा गांधी जी की और के साथ जो, तो उसमें जो है अमृतसर की सुरक्षा व्यवस्था पर एक जो है शुक्ला जी जो है वहाँ के पंजाब पुलिस के, ठीक है ना, यहाँ पर ऑपरेशन ब्लू स्टार की व्यवस्था जो इन्होंने करी है, तो 3000 जवानों के अलावा CAPF है और 4 कंपनियों को जिले में तैनात किया हुआ। ना केवल अमृतसर में, पूरे पंजाब में कड़ी सुरक्षा उन्होंने पुलिस बल के अलावा अर्धसैनिक बलों की भी 11 कंपनियां तैनात की हैं। ठीक है ना। उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार मानव अधिकारों का घोर उल्लंघन है। ठीक है ना, घोर उल्लंघन था जिसने हजारों तीर्थयात्रियों की नृशंस हत्याएं और हरमिंदर साहब के पवित्र गर्भगृह को तोड़ फोड़ किया गया था। ठीक है, तो ये मेजर करंट अफेयर्स थे 3 और 4 तारीख की। 5 तारीख के करंट अफेयर्स आपको मिलेंगे। 5 जो है हमारा जून, ठीक है ना, 5 जून के करंट अफेयर्स जो है आपको मिलेंगे 5 जून 2023 के आज रात में। आज से हम फिर से जो है नाइट में जो है 9 से 9:30 के बीच में लाइव क्लास जो है फिर से स्टार्ट होने जा रही है। आपकी लाइव क्लास लेंगे 9 से 9:30 के बीच में। ये इंतज़ार थोड़ा करिएगा और देखिएगा आपको लिंक जो है आप तक जो है 9:30 तक आएगा और मैक्सिमम आ ही जाएगा। ज़्यादा सा खबरें नहीं लेंगे, खबरें बिल्कुल शॉर्ट में लेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होंगी। और साथ साथ जो है आपकी जो टेस्ट सीरीज़ है जो चल रही है, तो उसमें हम करंट अफेयर्स के, अभी तक तो मैंने जून का ऐड नहीं किया, आज ही मैं आपको जो है जून के करंट अफेयर्स के 2-3 टेस्ट ऐड हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन जो है डेली के आपको ये मिलते रहेंगे हर 2 दिन के, और ये जो है आप सॉल्व करिए और इससे नोट्स बनाइए। सबसे बेहतरीन चीज़ क्या होती जानते हैं, जैसे आपने ऑपरेशन ब्लू स्टार है, अब आपको ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में जानना है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार के बारे में ढूंढना चालू करिए, खोजना चालू करिए, उससे संबंधित आपकी नॉलेज इतनी बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा को होता क्या है कि छोटे एग्जाम पास करने के लिए आप लोग सोचते हैं कि तुरंत जो है 2 महीने की तैयारी करें और हमारा सब कुछ क्लियर हो जाए, है ना। तो एक लंबी तैयारी करिए, 6 महीने की तैयारी जो है आप जरूर करें और जीएस तैयारी से जुड़ें और जीएस तैयारी का जो मेंबरशिप है उसको लें। उसके बाद देखें कि 6 महीने के अंदर में आपकी तैयारी में कितना डिफरेंस होता है। 6 महीने के अंदर इतने काबिल हो जाएंगे आप कि 6 महीने के बाद में जो भी वनडे एग्जाम होगा मेनली, वो आप उसको अच्छा स्कोर करने में सफल होंगे। मैथमेटिक्स में भी, जीएस में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश के भी टीचर हैं उनको भी हमने बोल दिया है, तो सारी जो आपके, और जीएस में खुद पढ़ाऊंगा, तो सारी चीज़ें जो आपकी वो कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो आप एक बार इसको जो है लेके देखिए और ये मत सोचिए करिए कि किसी की फ़ीस कम है तो अच्छा नहीं होगा या किसी की फ़ीस ज़्यादा है तो बहुत अच्छा मटेरियल वही चीज़ है। ठीक है ना, तो इसको जो है आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए जीएस तैयारी को। उससे गूगल प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिए, 3 ऐप हैं, ठीक है ना, ठीक है, उनको डाउनलोड कर लीजिए, उनसे आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, और साथ साथ में टेलीग्राम चैनल हमारा जो है, टेलीग्राम चैनल जो है एक फ्री वाला है जिसमें हम मटेरियल भेजते हैं, और एक पेड है। पेड वाला ज्वाइन करने के लिए आपको जो है 500 रुपीज़ के आसपास आपको देना पड़ेगा, 499 ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप पेड चैनल भी ज्वाइन कर लेते हैं टेलीग्राम का, तो भी आपको मेंबरशिप जो है वो आपको मैं दे दूंगा केवल 499 में। मेंबरशिप अलग है 499 में और ये टेलीग्राम का अलग है। तो एक केवल आप 499 यूज़ करिए और देख करके देखिए, 499 जो है आपका जो है मंथली है, 1 महीना करके देख लीजिए, आपको नहीं लगता है छोड़ दीजिएगा, लेकिन करिए तो एक बार देखिए तो कि क्या डिफरेंस है बाकी कोचिंग सेंटर्स में और जीएस तैयारी में। बहुत डिफरेंस है। हो सकता है कि हम जो है आपको जो है डायरेक्टली पढ़ाते हैं पेन से, उससे कोई डिफरेंस नहीं है।
आपको मैं बताऊंगा कि किस तरीके से आप तैयारी करें और आपका जो है वन डे एग्ज़ाम जो है क्लियर होगा। ठीक है, तो अभी इस वीडियो लेक्चर में जो है हमने ये कंप्लीट किया 3 तारीख और 4 तारीख का करंट अफेयर। 5 तारीख का करंट अफेयर जो है उसके लिए जो है आपकी आज से ही रात के 9:30 बजे में ले लेता हूँ, 9:30 बजे, ठीक है ना, रात के 9:30 बजे ये जो है आपकी क्लास होगी। ठीक है, ये क्लास होगी। ठीक है, तो 9:30 बजे लाइव क्लास पे ही अब आएंगे हम। और अगर लेट भी लेते हैं, 10 बजे भी लेते हैं, तो भी आप लोग जो है थोड़ा मेहनत करिए। 10 से 11 कोई बड़ी क्लास नहीं होती है, तो उसको जो है, क्योंकि मेरे पास भी शॉर्टेज ऑफ वर्क टाइम रहता है। ठीक है, कोशिश करेंगे इसको और थोड़ा आगे करने के लिए। तो अभी इसको यहीं समाप्त करते हैं। और इसके साथ साथ जो है पॉडकास्ट भी आप सुन लीजिए। पॉडकास्ट में भी आपको बहुत इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाएगी। ठीक है, तो कोर्सेज अगर आप ज़्यादा नहीं ले सकते तो कम से कम 500 रुपीज़ का एक बार मेरे कहने पर आप ज्वाइन तो करिए। मेंबरशिप जो जीएस तैयारी ऐप है उसमें ज्वाइन करने के लिए है, या फिर आप टेलीग्राम चैनल के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं, है ना, तो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है यूपीआई के माध्यम से भी आप, हमारा नंबर जो है आप ले लीजिए। और हमारा नंबर जो है 8787244335। इस पर आप बात करिए, है ना, हमसे बात करिए डायरेक्ट, हम आपको बताएंगे कि कैसे क्या करना है। ठीक है ना, ठीक है, तो इसमें यहीं तक समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।